बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। इस पूरे के पूरे अपॉइंटमेंट के चक्कर में, आर्मी चीफ को नया अपॉइंट करने के चक्कर में मीडिया के ऊपर बड़े नैरेटिव चलते रहे कि ये होगा वो होगा, ये तमाम तर चीजें चलती रही। कोई अपना फेवरेट ढूंढ रहा था, कोई उसका फेवरेट ढूंढ रहा था कि इसका कौन सा फेवरेट है तो वो नहीं लगाना, इसका फेवरेट है तो मैं नहीं लगाऊंगा। सो इस तरह से ये तमाम तर चीजें हो रही थी। लेकिन जमीन पर कुछ लोग सोचते हैं, कुछ आसमानों पर भी सोचा जाता है, और होता वही है जो आसमान वाला सोचता है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये चल रहा था कि इमरान खान और नवाज शरीफ की लड़ाई है और किसी की लड़ाई नहीं है। अब इन दोनों के दरमियान ही इनका बंदा आएगा या उसका बंदा आएगा। लेकिन एक्चुअली में जो मार पड़ी है ना, इस पूरे चक्कर में जो अच्छी खासी मार पड़ी है वो पीपल्स पार्टी को पड़ी है, और जिसके ऊपर कोई तबसरा भी नहीं करा कि पीपल्स पार्टी को कैसे मार पड़ी है। किसी को भेजे इस वक्त बिलावल हाउस कराची के अंदर, किसी को भेजे आसिफ जरदारी से मिलने के लिए, तो आसिफ जरदारी सीना पीट रहे हैं कि ये क्या कर दिया नवाज शरीफ ने, ये किस तरह का फैसला कर दिया। एक्चुअली में नवाज शरीफ से तारीखी ब्लंडर हुआ है, और वो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन करवा देगा और ये इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू कर देगा, ये तमाम तर चीजें बात की बात है। एक्चुअली में नवाज शरीफ से इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, इसको आर्मी चीफ लगा करके नवाज शरीफ याद रखेगा, आने वाली नस्लें नवाज शरीफ की याद रखेंगी कि ये किसको लगा दिया मैंने। अब ये तमाम तर चीजें हैं जो हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले आते हैं कि बिलावल हाउस के अंदर मातम क्यों है। आप पीपल्स पार्टी को कुछ भी कहे, करप्ट भी है, दहशतगर्द भी है, सब तरह की खामियां हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, मैं मानता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा समझदार पार्टी अगर पाकिस्तान के अंदर है तो वो पीपल्स पार्टी है। ये बहुत टायरेंट है, बहुत बड़ी जालिम पार्टी है, मैं जानता हूं। लेकिन इनके अंदर अक्ल, इनके अंदर जो प्लानिंग है, जो इनका स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं और बड़ी केयरफुली प्लानिंग वगैरह करते हैं। सो पीपल्स पार्टी मोस्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पार्टी तो है ना। सो इन्होंने सोच लिया था कि इमरान खान की पॉपुलिज्म जवाद को अगर दबाना है तो दहशतगर्दी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं दबाया जा सकता। इनके खिलाफ डंडा उठाना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा, इनको जेलों में डालना पड़ेगा, और फिर जाकर हम इनको कंट्रोल कर सकेंगे। और मुसलसल 2 साल इनको डंडा देना पड़ेगा, फिर जाकर हम इनको कंट्रोल कर सकेंगे, वरना इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन है। सो पीपल्स पार्टी ने ये तमाम तर चीजें अपने जहन में रखकर ऑपरेशन रेजिम चेंज प्लान किया था जनरल बाजवा के साथ मिलकर, जिसको वो उन्होंने सक्सेसफुली कैरी आउट किया और जिसके ऊपर उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया, दहशतगर्दी भी की, लोगों को मरवाया, उठवाया, ये सब कुछ किया। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, नवाज शरीफ ने अपनी सियासत खेलने की कोशिश की। नवाज शरीफ ने कहा कि कोई मेरा बंदा आ जाए जो मुझे सपोर्ट करे। सो इसीलिए नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के ऑफर को रिजेक्ट किया, जो कि पीपल्स पार्टी ने उसे कहा था कि ये वाला बंदा आर्मी चीफ लगाओ, जनरल आमिर। वजह क्या थी पीपल्स पार्टी की कि ये वाला बंदा लगाना है? वजह ये थी कि वो बंदा करप्ट था, इनके साथ खाता पीता था, वो इन्हीं का बंदा था। एक्चुअली में उसे नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का जो ड्रीम था कि पीटीआई को क्रश करना है विथ मिलिट्री पावर, वो पूरा का पूरा अधूरा रह गया। अब जीएचक्यू हो गया न्यूट्रलाइज। अब जितना भी कार्रवाई डालनी होगी वो आईएसआई ने डालनी होगी। अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया सड़कों के ऊपर तो लीडरशिप की, जो कि नई लीडरशिप आई है फौज की, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा, जो कि नई लीडरशिप बिल्कुल नहीं चाहती, जिसकी वजह से पॉसिबली ये लोग आईएसआई से भी हटा दिए जाएंगे। सो यहाँ पर जो ऑपरेशन रिजीम चेंज के अंदर जिस तरह की प्लानिंग की गई थी, उस पूरी प्लानिंग का तमाशा बना के रख दिया नवाज शरीफ ने। और ये पहली बार नहीं हुआ कि नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की गेम बिगाड़ी हो, इसने पीपल्स पार्टी की बहुत बार गेम बिगाड़ी है। पीपल्स पार्टी ने 2013 के बाद मुफाहमत की कोशिश की थी, तो नवाज शरीफ ने जनरल राहिल के कहने के ऊपर आसिफ जरदारी के ऊपर बिल्डोजर चढ़वा दिया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। सो उस टाइम पर भी नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को धोखा दे दिया, इस टाइम के ऊपर भी नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को धोखा दे दिया। लेकिन ये दोनों अलग नहीं होंगे, इस तरह से अलग नहीं होंगे कि बस तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, कोई हुकूमत नहीं गिरने वाली। ये भी सोच लीजिएगा कि कोई हुकूमत नहीं गिरेगी, कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होगी, इलेक्शन सब अपने टाइम के ऊपर होगा। लेकिन एक्चुअली में जो पीपल्स पार्टी को लाइसेंस था ना सियासत करने का पाकिस्तान के अंदर, वो सारा का सारा खत्म हो गया। मैं बताता हूँ कैसे। जब जनरल राहिल शरीफ का झगड़ा चल रहा था आसिफ अली जरदारी के साथ, और जिसमें आसिफ अली जरदारी ने जनरल राहिल को धमकी दी थी कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा तुम्हारी और तुम लोग 3 साल के लिए आते हो, जिसके बाद राहिल शरीफ ने सिंध के अंदर ऑपरेशन लॉन्च किया, एमक्यूएम को भी रगड़ा लगाया और पीपल्स पार्टी के करप्ट लोगों को भी पकड़ना शुरू किया नेब के थ्रू, जिसकी वजह से आसिफ जरदारी मुल्क छोड़कर भाग गया। उसके बाद जीएचक्यू के अंदर कोई भी ऐसी आवाज नहीं थी जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर सके। सो अल्टीमेटली जब जनरल बाजवा आया तो उसने पीपल्स पार्टी को वापस लाया, उसने पीपल्स पार्टी को दोबारा सियासत करने का लाइसेंस दिया, उसने पीपल्स पार्टी के तमाम तर केसेस खत्म करवाए, उसने पीपल्स पार्टी को दोबारा ग्रो किया। सो सारी की सारी जो फैसिलिटी थी वो जनरल बाजवा ने दी। अब जनरल बाजवा के जाने के बाद पीपल्स पार्टी को यह मौत पड़ी हुई है कि हमारा तो जीएचक्यू में अब कोई ऑफिसर ही नहीं है जो हमारी बात कर सके। अब कौन आएगा जो जीएचक्यू के अंदर जो हमारी बात कर सकेगा? ये आसिम मुनीर चलो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि नवाज शरीफ की सुनेगा, हमारी बात कौन सुनेगा? सो पीपल्स पार्टी की जो भी गवर्नमेंट है सिंध के अंदर वो एक इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो
बाय वोट तो आई है, लेकिन वोट भी उस तरह से आई है कि एक बिजनेस में एक कंपनी की मोनोपोली है। मतलब पूरे सिंध के अंदर अगर एक ही कंपनी होगी यानी एक ही पीपल्स पार्टी है तो फिर सब लोग उसी को वोट देंगे। अगर कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल होगा तो लोग, मार्केट के अंदर मोनोपोली नहीं होगी तो लोग चॉइसेस एक्सरसाइज करेंगे। सो ये जो भी पीपल्स पार्टी वोट लेकर आती है वो एक्चुअली में चॉइस होती ही नहीं है लोगों के पास। सो इसीलिए ये एक जमहूरी गवर्नमेंट भी नहीं मानी जा सकती। सो एक्चुअली में पीपल्स पार्टी को अब डर ये लग रहा है कि अगर फौज के अंदर करप्शन के खिलाफ दोबारा ड्राइव करने की तलब शुरू हुई, जो कि हो सकती है, तो फिर पीपल्स पार्टी के रगड़े लग जाएंगे। पीपल्स पार्टी के इतने रगड़े लग जाएंगे कि तो फिर पीपल्स पार्टी को आप ढूंढते फिरेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं बताता हूं कैसे। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त कुछ भी नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं हो जाते और नया वजीर आजम नहीं आता। जनरल आसिम मुनीर अपनी पॉलिसी देगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये करेगा कि GHQ को सियासत से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। जिस दिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो गए, नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, उसके बाद जनरल आसिम मुनीर जाकर प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करेगा कि हमने मुल्क चलाना है तो कैसे चलाना है, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं, मैं अपने इदारे को कहां पर आपको सपोर्ट कर सकता हूं। ये वो तमाम तर चीजें वो बाद में करेगा। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का इंतजार करेगा और चुपचाप बैठकर तमाशा देखेगा और खुद को GHQ के अंदर मजबूत करने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से यह होगा कि जब इमरान खान वजीर आजम बनेगा तो जनरल आसिम मुनीर के पास एक डेटा होगा अवेलेबल पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पीपल्स पार्टी ने कहां कहां करप्शन की। और अगर जनरल आसिम मुनीर एंटी करप्शन ड्राइव, जिसको इमरान खान सपोर्ट करता है, उसके ऊपर बिलीव करता है, तो सबसे पहला रगड़ा जो लगा जाएगा वो पीपल्स पार्टी का रगड़ा लगाया जाएगा। और उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट 2/3 मेजोरिटी से आएगी। फिर सेनेट इलेक्शन होंगे। सेनेट इलेक्शन होने के बाद ही इमरान खान की सेनेट में भी अक्सरियत होगी, इमरान खान की पार्लियामेंट में भी अक्सरियत होगी, जिसकी वजह से इमरान खान कोई भी कानून पास करवा सकेगा। GHQ के अंदर वो आर्मी चीफ होगा जो एंटी करप्शन के ऊपर बिलीव करेगा। पार्लियामेंट के पास वो पावर होगी कि जिसके थ्रू वो जुडिशरी को इंपीच कर सकेगी। अब जब जुडिशरी के अंदर कोई ऐसा जज आएगा जो इमरान खान को तंग करने की कोशिश करेगा तो उसे भी इंपीच किया जा सकेगा। सो इन सबकी ऐसी की तैसी लगने वाली है जैसा इनको लग पता जाएगा। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर एक और खतरा है। एक और खतरा वो इस बात से है कि ये नून लीग के सर्किल के अंदर एक सोच दोबारा से सोची जा रही है कि इमरान खान ने ये समरी इतनी जल्दी क्यों अप्रूव करवा दी, इमरान खान ने रोड़े क्यों नहीं अटकाए, इमरान खान क्यों आसिम मुनीर के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, ये कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई। ये इनको दोबारा से दूसरी थॉट्स आ रही हैं। सो इनको लग पता जाएगा आने वाले दिनों के अंदर एक्चुअली में जो नून लीग है वहां पर बहुत बड़े मसले हो गए। अब मसला यह हो गया है कि अगर ये आसिम मुनीर ने हमारी बातें ना मानी तो क्या करेंगे, क्योंकि नून लीग के पास पॉलिटिकल कैपिटल है नहीं, पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है नहीं, तो नून लीग क्या करेगी। सो अगर आसिम मुनीर ने इन्हें सपोर्ट ना किया तो ये खड़े के खड़े रह जाएंगे और हुकूमत का बर्डन अलग से पड़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी और ज्यादा मुआशी हालात खराब होंगे जो इनसे संभाले नहीं जाएंगे। फिर इनका और तमाशा लगेगा। जो मीडिया का नैरेटिव कंट्रोल किया जा रहा था वो भी धीरे धीरे आजाद होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इनके ऊपर तनकीद आना शुरू हो जाएगी। फिर ये लोग कहां पर खड़े हो जाएंगे। सो एक्चुअली में नून लीग को अगर जनरल आसिम मुनीर ने ना बचाया तो इनकी वाट लगने वाली है। और अगर नून लीग को बचाना होगा आसिम मुनीर ने तो वो ये कर सकता है इनके लिए कि पंजाब हुकूमत के अंदर चेंज करवा दे, पंजाब हुकूमत PTI से हटवाकर शहबाज शरीफ को दिलवा दे, मतलब चौधरी परवेज इलाही इमरान खान से हटकर शहबाज शरीफ वालों से मुलाकात करना शुरू कर दे। सो ये वो कर सकता है और जिसके बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आकर सियासत को रिवाइव करने की कोशिश कर सकता है। अब मुझे जो नवाज शरीफ का पाकिस्तान के अंदर आना है ना वो थोड़ा शकी लग रहा है, क्योंकि मुझे अब डर लग रहा है कि नवाज शरीफ थोड़ा रीअसेस करें। अगर वो रीअसेस कर रहे हैं तो बाय द मिड ऑफ दिसंबर वो आ जाएंगे, अगर बाय द मिड ऑफ दिसंबर वो नहीं आए तो वो फिर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और अगर GHQ ने नवाज शरीफ को सपोर्ट ना किया तो इनकी कोशिश होगी कि इमरान खान को लीगली नॉकआउट किया जाए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद कोर्ट के थ्रू। मुझे जो लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह इमरान खान को नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे, कर भी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान खान फिर भी वजीर आजम बन जाएगा। जिसके बाद जो सबसे ज्यादा तकलीफ होगी वो जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान को होगी, क्योंकि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की आर्मी होगी और दूसरी तरफ अकेली जुडिशरी होगी जिसको बहुत जूते पड़ने वाले हैं अगर उसने अपना किरदार खुद ब खुद दुरुस्त नहीं किया। बहरहाल इस तमाम तर मामले के अंदर जो सबसे ज्यादा बुरी गाड़ी ठुकी है ना वो आसिफ अली जरदारी की ठुकी है। आसिफ अली जरदारी का तो पूरा लाइसेंस ही कैंसिल हो गया सियासत करने का।